जय श्री हरि। बंधुओं, आज की कुंडली जो है वो बहुत ही योगों से युक्त है। 5-6 योग इस कुंडली में हैं, उससे भी ऊपर। ये जो कुंडली है, जिन सज्जन की, जिन जातक की ये कुंडली है, 19 मई 1990 को इनका जन्म हुआ है। 5:35 में सूरत में इनका जन्म गुजरात में हुआ है। मेष लग्न की इनकी कुंडली है। आपको ज्ञात होगा कि काल पुरुष की कुंडली भी मेष लग्न की होती है। प्रथम भाव के स्वामी जाकर के लग्न के स्वामी इनके एकादश भाव में विराजमान हो गए। लाभ के लिए प्रयत्नशील हैं ये, क्योंकि मंगल जाकर के लाभ भाव में विराजमान हो गए हैं। और लेकिन शत्रु की राशि में विराजमान है। शत्रु की राशि में विराजमान होने से क्या फल होता है कि जो मंगल होते हैं, जो लग्न के स्वामी यदि शत्रु की राशि में विराजमान होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने को शत्रु से घिरा पाते हैं, ऐसा कुछ इन्हें अनुभव रहता है। लेकिन चंद्रमा साथ में इन्हें शीतलता भी प्रदान करते हैं। गुस्से का इनका स्वभाव है यद्यपि, क्योंकि मंगल इनके एकादश भाव में है। हालांकि वो अपने उच्च स्तर पर नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि 27 डिग्री पर मंगल विराजमान है, लेकिन उसके साथ ही चंद्रमा विराजमान है। यदि मंगल अपने युवावस्था में, परिपक्व अवस्था में होते तो और अत्यधिक ये इन्हें क्रोधी बना देते। इसलिए सामान्य क्रोध इनमें है, बहुत अधिक क्रोध इनमें नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी साथ में विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ बुध विराजमान होने से इन्हें जिद्दी स्वभाव, बच्चों वाला स्वभाव कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन बुध भी एक शुभ ग्रह कहलाते हैं और बच्चों वाला इनका स्वभाव रहता है बुध का। दूसरा, मंगल और चंद्रमा एक साथ विराजमान हैं, तो मंगल और चंद्रमा साथ विराजमान होने से यह भी एक प्रकार का योग है, द्विग्रह योग, 2 ग्रह एक साथ। इसमें इन्हें रक्त से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है, कोई ब्लड से संबंधित, कोई रक्त से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि रक्त स्वभावतः गर्म होता है और मंगल रक्त के का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्रमा उस रक्त को शीतल बना रहा है, तो रक्त से संबंधित ऐसे कुछ रोग हो सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर लो रहे। रक्त शीतल रहेगा तो ब्लड प्रेशर लो रहेगा, रक्त गर्म रहेगा बहुत अत्यधिक तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो इस प्रकार की इन्हें समस्या, और भी अन्य रक्त से संबंधित इन्हें समस्या हो सकती है। तो इस विषय में ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा, जिनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा एक साथ होते हैं, इनकी कुंडली में भी एक साथ है, रक्त पीड़ा होती है। ये मिट्टी, चमड़ा अथवा धातु, सोना चांदी आदि अथवा अन्य कोई धातु के चित्र, उनके बर्तन हुए, उनसे संबंधित कोई किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण ये लोग करते हैं। ऐसे व्यापार में ये लगे होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और ये संग्राम में वीर होते हैं। संग्राम में वीर का तात्पर्य नहीं कि आप संग्राम करने लग जाएं, क्यों हम तो संग्राम में वीर हैं, नहीं। ये लोग संग्राम में वीर होते हैं, धनवान होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फल है मंगल और चंद्र साथ होने का, कि धनवान होते हैं। हो सकता है थोड़ा कम धनवान हो, क्योंकि मंगल 27 डिग्री पर है, लेकिन आगे बहुत इनकी कुंडली में योग है जिससे वो इन्हें धनवान बनाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम कम धनवान हैं। अगला बताते हैं इनका द्वितीय भाव। द्वितीय भाव वृष लग्न, जिसका स्वामी शुक्र जाकर के 12वें भाव में विराजमान हो गया है। 12वें भाव में शुक्र विराजमान है और 12वीं ही राशि में, मीन राशि में शुक्र विराजमान है। उच्च के होते हैं मीन राशि में शुक्र। इनकी कुंडली में ये दूसरे ग्रह हैं जो उच्च के हैं। 2 ग्रह इनकी कुंडली में उच्च के हैं। शुक्र उच्च के होने से क्या होता है? शुक्र उच्च के होते हैं
तो अभी परिवार की दृष्टि से आपको बताते हैं, शुक्र उच्च के होने से इनकी परिवार, इनका जो परिवार होगा वो धन संपदा से युक्त होगा, ऐश्वर्यवान होगा इनका परिवार। इनका परिवार एक शाही परिवार होगा, एक राजसिक राजा जैसा जीने वाला इनका परिवार है, धनवान परिवार है, उसमें ऐश्वर्य है, धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला आदि सब इनके पास उपलब्ध है। परिवार में इनके परिवार की स्त्रियां भी सद्गुण सद्रूप संपन्न हैं। लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान है तो परिवार बहुत खर्चालू प्रवृत्ति का है, बहुत खर्च करने वाला, अत्यधिक खर्च इनका परिवार करता है। लेकिन उसी के साथ धनवान भी हैं, तो स्वाभाविक है, धनवान लोग हैं तो अत्यधिक खर्च करेंगे। दूसरे भाव में सूर्य विराजमान, दूसरे भाव में सूर्य विराजमान होने से सूर्य अपने शत्रु की राशि में विराजमान है, तो हो सकता है कि इनको इनकी पैतृक धन संपदा से अलग किया जाए अथवा ना मिल पाए किसी कारणवश। मंगल भी क्योंकि द्वितीय भाव को देख रहे हैं, इस कारण भी इन्हें पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाए, यह संभव है। लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र दर्शा रहे हैं कि वो उच्च के हैं, तो परिवार तो उच्च का है, संपत्ति मिले अथवा ना मिले। तृतीय भाव का स्वामी बुध जाकर के मंगल की राशि में विराजमान हो गया है, मंगल के लिए सम है, बुध मंगल को सम मानते हैं, न शत्रु न मित्र। तो भाई बहनों से बहुत अधिक न झगड़ा है, ना बहुत अधिक प्रेम है, सामान्य सा व्यवहार है, न्यूट्रल व्यवहार है। लेकिन तृतीय में गुरु विराजमान हो गए और गुरु के लिए बुध शत्रु है, और शत्रु की राशि में गुरु विराजमान होने से यहाँ शत्रु का भी अहित यद्यपि गुरु नहीं करते हैं, यदि कहीं विराजमान होते हैं, बल्कि शुभ ही करते हैं। तो जो भाई बहनों के प्रति आपस का व्यवहार था वो बुध के कारण जो न्यूट्रल था, गुरु के कारण भी ना बहुत अधिक उच्च का रहेगा ना बहुत अधिक नीच का रहेगा, सामान्य रहेगा। अगला चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के 11वें भाव में विराजमान हो गया। जब चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान हुआ है, मंगल की राशि में विराजमान है, तो चंद्रमा के लिए मंगल शत्रु तो नहीं है, इसलिए, लेकिन मंगल के साथ है तो मंगल कुछ ना कुछ गर्मी आदि देते हैं, इसलिए माता के साथ जो इनके संबंध हैं वो या तो संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे अथवा तो माता से दूरी बनी रहेगी। ऐसे योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं, माता से दूरी बनाने वाले योग। और क्योंकि शनि भी अपनी 7वीं दृष्टि से माता के ग्रह को देख रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं, इसलिए भी माता से संबंध अथवा माता की समीपता अधिक नहीं रहेगी। राहु और केतु की दूरी पर भी विराजमान है, तो निश्चित रूप से माता से दूरी बनी रहेगी, अथवा माता से वैसा प्रेम नहीं होगा, अथवा माता से झगड़ा होगा, अथवा माता से अलग रहना पड़ेगा नौकरी या व्यापार वश। पंचम भाव के स्वामी सूर्य जाकर के शत्रु की राशि में विराजमान हो गए, द्वितीय राशि में 10वें भाव। यद्यपि विद्या के क्षेत्र में इन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा और हो सकता है कि विद्या भी बहुत अच्छी ना मिली हो, लेकिन
व्यापारिक विद्या, जीविकोपार्जन से संबंधित विद्या के भाव में जाकर सूर्य विराजमान है। इसलिए विद्या जो जीविकोपार्जन करने वाली विद्या थी वो इन्होंने पूर्ण करी। 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर विराजमान होने से, मंगल की भी दृष्टि होने से विद्या से दूरी बनी रही, अर्थात विद्या में मन नहीं लगा। लेकिन चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि विराजमान होने से आजीविका संबंधी विद्या में मन लगा। तो विद्या के योग कुछ इस प्रकार के हैं। छठे भाव का स्वामी रोग ऋण रिपु के भाव का स्वामी लग्न में जाकर विराजमान हो गया है। शुक्र की दृष्टि भी उस पर है। बुध सम की राशि में विराजमान हो गया है। मंगल की भी दृष्टि शत्रु के भाव पर है। जहां शुक्र की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, शुक्र शुभ करते हैं और मंगल उसका अशुभ करते हैं, तो शत्रु के साथ, क्योंकि शत्रु के भाव का स्वामी लग्न में विराजमान है, इसलिए शत्रु से संबंध बना रहेगा। जीवन में शत्रुओं का आना जाना लगा रहेगा। नित नए शत्रु बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, और कभी शत्रु आप पर हावी होंगे, कभी आप शत्रु पर हावी होंगे। क्योंकि शत्रुहंता योग इसलिए है क्योंकि मंगल देख रहे हैं यहाँ पर शत्रु भाव को, और मंगल के लिए बुध की राशि शत्रु राशि ही है। तो शत्रुहंता योग भी आपकी कुंडली में है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा देख के यहाँ शुभ करते हैं और शुक्र देखकर भी यहाँ शुभ करते हैं, इसलिए कभी शत्रु आप पर हावी और कभी आप शत्रु पर हावी रहेंगे। अगला सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के 12वें भाव में विराजमान हो गया है। एक दृष्टि से बहुत अच्छा योग। क्या? आपकी पत्नी बहुत सुंदर होंगी, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र की राशि में विराजमान, शुक्र उच्च राशि में विराजमान है। आपके गृहस्थ भाव के स्वामी उच्च की राशि में विराजमान है। बुध की दृष्टि है, शुभ दृष्टि। लेकिन क्योंकि खर्च 12वें भाव व्यय का भाव है, धर्म साथी जीवन संगिनी खर्चा करने में बहुत अधिक आगे होंगी। और क्योंकि शुक्र 12वें खर्च के भाव में विराजमान है, तो संभव है किसी ऐसे परिवार से हो जो आपकी भांति धनवान परिवार से हो, खर्चीले परिवार से हो। अगला बुध की दृष्टि होने से बच्चों जैसा स्वभाव यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है। अगला 8वें भाव का स्वामी मंगल जाकर के अपने से चौथे अर्थात 11वें भाव में विराजमान हो गया, और मंगल शत्रु की राशि में विराजमान है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना यद्यपि करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल और चंद्र के मिलने से एक योग जो आपकी कुंडली में बनता है वो बनता है धनवान योग। तो कंपटीशन करके आप धनवान बन सकते हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में यदि कंपटीशन हो तो वो आपको धनवान बना सकता है। यह भी योग है आपकी कुंडली में। सूर्य भी 8वें को मंगल के भाव को देख रहा है। यद्यपि सूर्य जलाता है, सूर्य दूर करता है। यद्यपि आप कंपटीशन से दूर ही रहेंगे, दूर ही रहने का प्रयत्न करेंगे, आपकी आत्मा कंपटीशन करने को नहीं कहती, तथापि जैसे योग हैं उसके अनुसार आप यदि चाहें तो कंपटीशन के माध्यम से आप धनवान बन सकते हैं। कंपटीशन अर्थात व्यापारिक कंपटीशन, क्योंकि अब आपकी वो आयु नहीं रहेगी कि आप परीक्षा देने जाएं, IAS IPS अथवा अन्य कोई। 9वें भाव का, धर्म के भाव का स्वामी गुरु ही है, और गुरु जाकर के शत्रु राशि में 3य भाव में विराजमान हो गया है अपने से सप्तम में। तो यद्यपि आपकी धर्म भाव का स्वामी गुरु ही है, सर्वोत्कृष्ट है यह तो, कि धर्म में मन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख है। उस धर्म से आपको कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ेगा, जो कि पूर्व जन्म का आप समझिए। लेकिन धर्म पालन से हम अपना अगला जन्म बनाते हैं।
पूर्व का तो हमें निश्चित रूप से फल भोगना ही पड़ता है। तो नवम भाव का स्वामी गुरु शत्रु राशि में, और ऐसा भी संभव है कि धर्म में आपका मन तो है, धार्मिक प्रवृत्ति तो आपकी है, लेकिन कभी कभी धर्म के विषय में गलत निर्णय आप ले लेते हैं, क्योंकि गुरु नीच के जाकर विराजमान हो गए हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके लिए आप गुरु का उपाय कर सकते हैं। गुरु के उपाय में शास्त्र अध्ययन, ब्राह्मणों का सम्मान, अपने धर्म का कट्टरता पूर्वक पालन, ये सब, इसके साथ ही पीला वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, ये सब गुरु को और प्रबल बनाने के योग हैं। इससे और धर्म में मन लगेगा, और धर्म में और मन लगने से और प्रसन्नता, जीवन में हर्ष का संचार होगा। जहाँ धर्म के क्षेत्र में जिस धर्म का पालन करने में आपको दुख की प्राप्ति हो रही है, उसी से सुख प्राप्त होने लगेगा। 10वें भाव का स्वामी शनि जाकर के स्वयं उसी भाव में विराजमान है। ये आपकी आजीविका का क्षेत्र है, कर्म भाव का क्षेत्र है। फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से तो आप पारिवारिक रूप से तो धनवान हैं, और शुक्र के माध्यम से संभव है कि कुछ संपत्ति आपको मिले भी। लेकिन यहां भी अपने बल पर स्वार्जित संपत्ति के विषय में भी आप प्रबल हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है। कुल मिला के आपकी कुंडली में 5 योग हैं प्रधान, उन 5 योगों में ये शश योग है, क्योंकि शनि केंद्र में ही विराजमान हो गए हैं। योगों का फल हम आपको पश्चात में बताएंगे। अभी ये बता देते हैं कि आपकी जीविका के भाव का स्वामी उसी जीविका के भाव में विराजमान होने से आजीविका के क्षेत्र में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि विराजमान होने से कुछ देर में आपका स्वार्जित धन प्रारंभ हो सकता है, लेकिन जब होगा तो प्रबल रूप से होगा। वर्तमान में आपकी शनि की ही दशा चल रही है, और 2027 आने वाला है। शनि की दशा समाप्ति पर आने वाली है। 2023 चल रहा है, 2008 से आपकी दशा चल रही है। जब से शनि की दशा प्रारंभ हुई तभी से शश योग आपकी कुंडली में प्रारंभ हो गया था, लेकिन क्योंकि शनि देर से परिणाम देते हैं, इसलिए संभव है कि अब अंतिम 4 वर्ष लगभग बचे हैं आपके शनि की दशा संपूर्ण होने में। तो उसमें ये आपको निश्चित रूप से अपने कैरियर में, अपने भविष्य में आपको भविष्य निर्माता बनाएगा। आप स्वार्जित रूप से अत्यधिक धन अर्जित करेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहु साथ में होने से, राहु मित्र हैं, आपको रचनात्मक बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। आप अपने आजीविका के क्षेत्र में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बताएं तो हमने सुना है कि आजकल ग्राफिक डिज़ाइन, मल्टीमीडिया के क्षेत्र जो है वो ऐसा क्षेत्र है कि उसमें अलग अलग डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, अलग अलग एनिमेशन बनानी पड़ती हैं, तो वो एक क्रिएटिव क्षेत्र है। हो सकता है आप ऐसा कोई व्यापार करें, बिजनेस करें अथवा नौकरी करें जिसमें कोई क्रिएटिविटी हो, कोई रचनात्मकता हो, किसी भी प्रकार की। आवश्यक नहीं इसी क्षेत्र में, किसी अन्य क्षेत्र में कुछ अलग, कुछ ऐसा जो देखते ही पसंद आ जाए। लेकिन साथ ही साथ राहु केतु धुरी पर विराजमान होने से कुछ ना कुछ अनिष्ट करते हैं, जो वर्तमान दृष्टि में संभव है अनिष्ट ना हो। जैसे कि राहु यहाँ विराजमान होने से आपको म्लेच्छों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा, मुसलमानों के साथ कार्य करने का अवसर मिले, ऐसे लोगों के साथ कार्य करने का अवसर मिले जो शास्त्र की दृष्टि से शुद्ध ना हो, मांसाहारी अथवा धूम्रपान करने वाले अथवा अन्य कोई नशा आदि करने वाले, ऐसी भी संभावना है। अगला देखते हैं 11वें भाव का स्वामी शनि, व्यापार के भाव का स्वामी शनि भी पिछले भाव में जाके विराजमान हो गया है। इससे भी यही योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि शनि एक राशि पहले चले गए। तो आय
व्यापार से यदि आपकी आय होगी तो आप खर्चा अधिक करेंगे, लेकिन योग वही है। साथ में इसी भाव में मंगल और चंद्रमा विराजमान है। मंगल क्योंकि शत्रु हैं, इसलिए इस भाव की हानि करने का प्रयत्न करेंगे, आपके व्यापार में बाधाएं बहुत आएंगी। लेकिन चंद्रमा होने से शुभता भी होगी, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में विराजमान है। लेकिन मंगल और चंद्रमा क्योंकि साथ हैं, इसलिए धनवान योग है, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोकेगा। धनवान के साथ साथ चंद्रमा मंगल आपको पराक्रमी भी बना रहे हैं और आपको रक्त के विकार से भी युक्त कर रहे हैं। धातु, चमड़ा, मिट्टी आदि का व्यापार आपको दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की धातु। 12वें भाव का स्वामी गुरु जा करके आपके तृतीय भाव में विराजमान हो गए हैं और अपनी शत्रु राशि में। तो खर्च का स्वामी जा करके दुखी हो गया है, खर्च का स्वामी दुखी हो गया है, शत्रु भाव में पड़ गया है। खर्चा यद्यपि आपका अच्छी वस्तुओं पर ही होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही हैं, कुछ धार्मिक वस्तुओं पर अधिक खर्चा आप करेंगे, किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तुएं। और ये अच्छी बात है आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक वस्तुओं पर आप खर्चा करें। तो धार्मिक वस्तुओं पर आप खर्चा करेंगे और यह भी संभव है कि खर्चा करते करते आप बहुत मन में दुखी हो जाएं और कुछ ना कुछ आपको विचित्र सा लगे कि इतना खर्चा हो रहा है, आप परेशान हो जाएं। एक बात हमने नहीं बताई कि धर्म के भाव का स्वामी यद्यपि जाकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान था, लेकिन धर्म पर ही दृष्टि रखे हुए था। तो धर्म के क्षेत्र में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। आप संभव है कि आप दानी हों, आप भागवत कथा आदि कराने वाले हों, आप तीर्थों में जाके दान करने वाले हों, आप मंदिर आदि निर्माण कराने वाले हों, आप शास्त्रानुसार चलने वाले हों, अपने धर्म का पालन करने वाले हों। इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में है। 12वें भाव में शुक्र विराजमान होने से आपको खर्चालू बनाते हैं, आपकी पत्नी को खर्चालू बनाते हैं और आपके परिवार को भी खर्चालू प्रवृत्ति का बनाते हैं। तो ये आपकी कुंडली के 12वें भाव का योग हमने आपको बता दिया। अब आपकी कुंडली में बहुत सारे योग हैं, अद्भुत कुंडली है आपकी। आप इतना चिंतित ना हो। आप क्यों चिंतित होते हैं? जब आपकी कुंडली में 5 योग हैं, महान योग। ऐसे महान योग होने के पश्चात आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं और सदैव परिश्रम पराक्रम करते रहना है, आप बहुत आगे जाएंगे। पहला शशि योग आपको बताया, तो शशि योग का महान फल यहां पर होता है। शशि योग का जो फल होता है उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। शास्त्र कहता है शशक योग में उत्पन्न मनुष्य छोटे दांत और मुख वाला, पर्वत पर रहने वाला, क्रोधयुक्त, ठगने वाला, बड़ा शूरवीर, निर्जन प्रदेशों में रहने वाला, वन पर्वत दुर्ग स्थान में एवं नदी किनारे रहने वाला, बहुत छोटा नहीं अर्थात समान शरीर वाला और प्रसिद्ध होता है। अब इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य अथवा बहुत सारी चीजें आपके इस योग में घट रही होंगी। अनेक से, क्योंकि कुंडली तो आपको बता ही दी है, उस कुंडली के अनुसार अपना व्यवहार आदि देख लीजिएगा। मैं यहाँ शशक योग का पूरा फल आपको बता रहा हूँ। तो अनेक सेनाओं का संचय करने में रत, उन्नत, दांत वाला, धातुवाद में निपुण, खनिज विद्या में आप निपुण हैं। यहां से भी खनिज विद्या निकल के आ रही है, व्यापार के क्षेत्र से भी खनिज विद्या, धातु आदि का कार्य निकल के आ रहा है। तो संभव है कि आप धातु का ही कोई व्यापार करें या कर रहे हों या उससे संबंधित कोई नौकरी कर रहे हों। एक सा न रहने वाला, चंचल नेत्र वाला, स्त्री में लीन, दूसरों का धन चुराने वाला, माता में भक्ति रखने वाला, उत्तम। अब यहाँ माता में भक्ति रखने वाला शश योग आपको बना रहा है, तो संभव है कि जो आपकी माता के साथ संबंध है वो बेहतर हो जाएंगे इस योग के माध्यम से।
उत्तम जंघा वाला, पतली मध्य प्रदेश वाला, उत्तम बुद्धिमान और दूसरे के छिद्रों को जानने वाला। आपकी जंघा उत्तम मजबूत जंघा वाला। आगे कहा गया है इसी योग में, हाथ पांव में पलंग, शंख, बाण, शस्त्र, मृदंग, माला, वीणा आदि के चिन्हों से युक्त और 70 वर्ष पर्यंत राज्य करने वाला होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य शशक नाम का राजा कहलाता है। आप राजा के तुल्य हैं। शशक नाम का राजा इस योग में उत्पन्न पुरुष कहलाता है। 70 वर्ष पर्यंत राज्य करता है। एक योग में बताया भी था कि प्रारंभ में, आपकी ही कुंडली में प्रारंभ में और अंत में अधिक सुख है। अगला आपकी कुंडली में है दुर्धरा योग। दुर्धरा योग क्या होता है? चंद्रमा से प्रथम भाव में, चंद्रमा से प्रथम भाव में कोई ग्रह हो तो कुछ और योग, पिछले भाव में कोई ग्रह हो तो अन्य योग, और दोनों भावों में कोई ग्रह हो तो दुर्धरा नाम का योग होता है। और आपकी कुंडली में दुर्धरा नाम का योग है जो कि शनि और शुक्र से बन रहा है। शनि और शुक्र से आपकी कुंडली में जो दुर्धरा योग बन रहा है उसका फल होता है कि आप वृद्ध स्त्री वाले, आपकी स्त्री आपसे बड़ी हो सकती है आयु में। वृद्ध स्त्री अर्थात आपसे बड़ी अथवा आपसे परिपक्व, ऐसा भी कह सकते हैं। कुलाचार से युक्त, चतुर, स्त्रियों का प्रेम पात्र, स्त्रियां आपको प्रेम करने वाली होंगी, मतलब अर्थात आपका शरीर, आपका व्यवहार ऐसा होगा कि स्त्रियां आप में आकर्षित हो जाती होंगी। धन से संपन्न, राजा से सत्कार पाने वाला और अनेक विषयों का जानने वाला होता है। तो यहाँ भी धन से संपन्न आपको बता दिया, राजा से सम्मान प्राप्त करने वाला और अनेक विषयों का ज्ञाता बता दिया इस दुर्धरा नाम के योग में। अगला योग होता है उभयचारी नाम का योग। उभयचारी नाम का योग भी यही योग होता है जैसे चंद्रमा से दोनों भावों में अगले, चंद्रमा से अगले भाव में ग्रह और पिछले भाव में ग्रह, उसमें दुर्धरा नाम का योग होता है। इसी प्रकार सूर्य से अगले भाव में और पिछले भाव में जो योग होता है उस योग से उभयचारी नामक योग उत्पन्न होता है। उससे उभयचारी योग का क्या फल है कि जिसकी कुंडली में उभयचरी योग हो वे, लेकिन चंद्रमा को छोड़कर, सूर्य से 12वें और द्वितीय में ग्रह हो लेकिन चंद्रमा को छोड़कर, तो वे जातक सभी अवस्थाओं को सहन करने वाला, आप में सहन शक्ति बहुत अत्यधिक है, अत्यधिक सहन शक्ति आप में है, सभी को समान दृष्टि से देखने वाला, समान शरीर वाला, बड़ा स्थिर, पहले भी समान शरीर वाला आया। समान शरीर अर्थात सामान्य हाइट, न बहुत अधिक न बहुत कम, न बहुत मोटा न बहुत पतला, इस प्रकार का। सभी अवस्थाओं को सहन करने वाला, सभी को समान दृष्टि से देखने वाला, समान शरीर वाला, बड़ा स्थिर, पूर्ण बलवान, अधिक ऊंचा नहीं और पुष्ट ग्रीवा वाला होता है, तगड़ी ग्रीवा वाला होता है, सुंदर शरीर वाला, अनेक नौकरों से युक्त, बंधुजनों का आश्रित, अपने बंधु अपने परिवार वालों के आश्रयदाता हैं आप, उनका पालन पोषण भली प्रकार करने वाले हैं, इतना कमाते हैं कि उनका अच्छे से पालन कर सकते हैं। राजा के समान हर एक कार्यों में निरंतर उत्साह रखने वाला, सदा प्रसन्न और अनेक भोग का भोगने वाला होता है। अनेक भोग भोगने वाला राजा के समान। तो यहाँ भी इसके माध्यम से भी, उभयचरी योग के माध्यम से भी आप धनवान ही सिद्ध हुए। यहाँ पर दुर्धरा से भी धनवान सिद्ध हुए, शश से भी धनवान सिद्ध हुए, शुक्र उच्च राशि में विराजमान होने से भी धनवान सिद्ध हुए, शनि दशम भाव में उच्च के होने से भी धनवान सिद्ध हुए, राहु रचयिता आपको रचनात्मकता आपको प्रदान करता है, उससे भी धनवान सिद्ध हुए, मंगल और चंद्रमा आपस में विराजमान होने से भी आपको
वीरता प्रदान करते हैं, धनवान बनाते हैं, धन प्रदान करते हैं। अगला योग है आपका चाप योग। चाप योग क्या होता है आपको बता देते हैं। चाप योग होता है बंधुओं, दशम स्थान से सातों स्थानों में ग्रह हो तो चाप योग होता है। दशम स्थान से सातों स्थानों में ग्रह हो, 10 को पहला मानते हुए, दशम स्थान को पहला मानते हुए 1 2 3 4 5 6 7 सातों स्थान में आपके ग्रह हैं, तो इसे क्या कहेंगे? चाप योग। चाप योग आपकी कुंडली में बन रहा है। कुछ लोग इस योग को ना काल सर्प दोष कहते हैं। हमने काल सर्प दोष का अध्ययन संभवतः किसी प्रामाणिक शास्त्र में, प्राचीन परंपरागत शास्त्र में नहीं अध्ययन किया है, इसलिए हम काल सर्प दोष को नहीं कहते हैं अपने चलचित्र में। कभी भविष्य में अनुभव हुआ कि इसकी आवश्यकता है तो अवश्य कहेंगे, लेकिन अभी तो हमें कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता कि राहु और केतु की धुरी पर ही सारे ग्रह हों तो काल सर्प दोष होता है, बल्कि ये तो चाप योग है, अच्छा योग है, सातों स्थानों में ग्रह हैं। इसका फल क्या है? चाप योग का क्या फल होता है ये भी दिखाते हैं आपको। तो चाप योग में उत्पन्न मनुष्य अपनी आयु के पहले भाग में तथा अंतिम भाग में सुखों से युक्त होता है। मैंने बताया था ना, पहले भाग में और अंतिम भाग में, पहले भाग में और अंतिम भाग में सुखों से युक्त रहोगे आप। ये चाप योग का फल है। और क्या फल है? वन तथा पहाड़ों में भ्रमण करने वाला, बड़े हुए अभिमान से उन्मत्त और धनुष बाण के द्वारा लाभ उठाने वाला होता है। तो वनों में, पहाड़ों में आप भ्रमण करने वाले हैं, धनुष बाण से युक्त, संभव है कोई आपके पास ऐसा कोई शस्त्र हो। प्रत्येक योग का प्रत्येक बात लागू होगी या नहीं यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन उससे संबंधित कोई ना कोई बात लागू अवश्य होगी। जैसे यहाँ कहा गया है, आप कई योगों में आपके में कह दिया, वन पहाड़ों में रहने वाला, भ्रमण करने वाला, निर्जन एकांत स्थान में रहने वाला। सूरत प्रदेश जो है समुद्र और नदी के किनारे रहने वाला। सूरत प्रदेश नदी के पास है, समुद्र के पास है। मैं कभी सूरत गया नहीं, संभव है कि वहाँ पहाड़ भी हों, समुद्र नदी का किनारा है, वहाँ अनेकों स्थानों में पहाड़ भी होते हैं। निर्जन प्रदेश, समुद्र का किनारा निर्जन ही होता है। सूरत यद्यपि भीड़ भाड़ वाला है, हो सकता है आपका घर ऐसे किसी स्थान पर हो जहाँ निर्जनता हो। अगला, तो ये आपको अंतिम भाग और प्रथम भाग में आयु के अच्छा बनाता है, सुखी बनाता है, धनुष बाण के द्वारा लाभ उठाने वाला। अब धातु के द्वारा लाभ उठाने वाले तो आप हैं, हो सकता है कोई इस प्रकार की धातु बना रहे हो जिससे आपको लाभ हो। यहाँ धनुष का नाम दे दिया है, वहाँ कोई शस्त्र हो इस प्रकार का, ऐसा भी संभव है। अगला आपको फल दिखाते हैं। अगला आपका योग है वीणा योग। तो वीणा योग क्या होता है? तो वीणा योग होता है कि दशम भाव से सप्तम तक, दशम भाव से प्रारंभ करके सातों भावों में ग्रह हो तो चाप योग होता है, लेकिन 7 भावों में ही सारे घर विद्यमान हो, 7 भावों में ही सारे ग्रह हों, उस योग को कहते हैं वीणा योग। तो वीणा योग आपकी कुंडली में है। वीणा योग में क्या फल है? वीणा योग में उत्पन्न जातक धन से संपन्न, देखिए पुनः धनवान योग आ गया आपकी कुंडली में, धन से संपन्न, शास्त्र में पारंगत, किसी न किसी शास्त्र में पारंगत आप हो सकते हैं। यद्यपि यहाँ तो गुरु आपको देख ही रहा है आपके धर्म भाव को, तो हो सकता है किसी न किसी शास्त्र में आप वर्तमान में पारंगत हो अथवा भविष्य में पारंगत हो जाएं। प्रकांड विद्वान भी हो सकते हैं। संगीत जानने वाले, क्योंकि शुक्र आपका उच्च का है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत अच्छा गाना भजन आदि गाते हैं, संगीत शास्त्र में आपकी अत्यधिक रुचि है। और ऐसा भी है कि
ज्योतिष में भी आपकी बहुत अधिक रुचि है। यद्यपि जो कोई भी कुंडली दिखाता है उसकी ज्योतिष में रुचि ही है, तभी दिखाता है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि आप ज्योतिष को सीखना चाहें, इतनी आपकी रुचि हो। और संभव नहीं, निश्चित रूप से आपकी रुचि है, क्योंकि गुरु भी धर्म भाव को देख रहे हैं और शुक्र भी आपके उच्च के हैं। शुक्र उच्च के होने से आपको संगीतज्ञ, सिंगर बनाते हैं, शास्त्र में निष्ठावान बनाते हैं और संगीत जानने वाला, बहुतों का पोषण करने वाला आपको बनाते हैं। अनेक प्रकार के सुखों से युक्त और बड़े बड़े चतुर आप हैं। ये सब योग आपकी कुंडली में है। अब योग की बात हो गई, आपकी कुंडली की बात हो गई, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दशा की, कि ये योग जो हैं कब कब आएंगे। देखिए, गुरु की दशा आपकी निकल गई, 2008 तक थी। गुरु की दशा में ये जो धर्म से संबंधित जो योग आपको बताए वो होते, अथवा अब जो अंतरदशा आएंगी, दशा के अंतर्गत जो अंतरदशा आएंगी वहां पर योग होंगे। शनि की दशा 2027 तक हमने आपको बता ही दिया कि वो योग आने वाला है, रचनात्मक कार्य का योग, और शनि महान है, धनवान आदि योग, आजीविका से संबंधित जो योग है वो शनि की दशा में। बुध की दशा आपकी शनि के उपरांत आएगी। ये जितने भी योग हैं, मंगल चंद्रमा से आपको जो योग हुए, शनि से जो आपको योग हुए, सातों ग्रहों में होने से, ये जो सातों ग्रहों वाले जो योग हैं ये तो जीवन भर रहेंगे आपके, उसमें किसी विशेष दशा अंतरदशा की आवश्यकता नहीं है। दुर्धरा योग चंद्रमा से 12वें और इसमें जो ग्रह हैं, इस प्रकार के योग जीवन भर रहने वाले हैं, उनमें किसी दशा अंतरदशा की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि अंतरदशा में यद्यपि कोई समस्या हो तो अंतरदशा देखिएगा, और अंतरदशा में आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक महान फल की प्राप्ति होगी। तो ये था आपकी कुंडली का फल। ऐसा भी मैं आपसे कहता हूं कि आपको जो कुछ भी इस कुंडली में जो कुछ भी अच्छा लगा हो, जो कुछ भी आपका मत हो, जिससे आप सहमत ना हो, वो अवश्य टिप्पणी में लिखिएगा, जिससे कि लोगों को पता चले कि कुंडली का फल जो हमने बताया है वो कहाँ तक सटीक बैठा है। और ऐसा भी कि जो कुछ भी बातें इसमें बताई गई, जैसे निर्जन वन आदि में रहने वाले, इस प्रकार की जो कुछ भी बातें हैं, उनमें जो कुछ भी आपको युक्ति संगत लगा हो वो अवश्य टिप्पणी में लिखिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली मुझको दिखाना चाहते हैं तो narayanputrharsh@gmail.com पर संपर्क करें। नीचे विस्तार में भी मैंने बता दिया है, अपनी कुंडली का, अपनी ईमेल का पता मैंने आपको दे दिया है, तो आप भी वहाँ पर मेरे से संपर्क करके अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। तो बंधुओं, धन्यवाद। जय श्री हरि।